गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, हमने 16वां चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जो है पाचन व अवशोषण। पाचन व अवशोषण में जो अपनी 2 क्लासें पहले हो गई थी उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था आहार नाल के भाग, और आहार नाल के भाग में हमने मुख और मुखगुहा पढ़ लिया। उसके बाद ग्रास नाल जो है ये हमने पढ़ ली थी, अमाशय जो है ये पढ़ लिया था, और कल का जो अपनी क्लास थी उसमें हमने ग्रहणी पढ़ा था। और ग्रहणी जो है ये छोटी आंत्र का पहला भाग होता है। ठीक है, ग्रहणी में हमने यकृत ग्रंथि पढ़ी और क्या पढ़ी थी बेटा, अग्नाशय ग्रंथि। अब ग्रहणी पूरी होने के बाद आपको मैंने कल बताया था कि छोटी आंत्र जो होती है, ये छोटी आंत्र जो है इसके 3 भाग होते हैं। एक तो भाग होता है ग्रहणी जो हमने पढ़ लिया था, दूसरा भाग होता है इसका अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र क्षुद्रांत्र, और तीसरा जो भाग होता है उसका होता है क्षुद्रांत्र। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत्र के। कौन कौन से बेटा, एक तो ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, जिसमें हमने ग्रहणी पढ़ लिया था कल। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे अग्र क्षुद्रांत क्या है और क्षुद्रांत जो है वो क्या होती है। देखिए बेटा, ग्रहणी से भोजन जो है अब ये अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। छोटी आंत्र का पहला भाग ग्रहणी होता है, फिर अग्र क्षुद्रांत आता है, और फिर क्या आता है बेटा, क्षुद्रांत आता है। तो भोजन जो है वो ग्रहणी में, ग्रहणी जो है उसमें जब पाचन हो जाता है भोजन का, तो वो भोजन अब किस में प्रवेश करेगा, अग्र क्षुद्रांत में और क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। और अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत जो है उनमें पाई जाती हैं आंत्रीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा, आंत्रीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में पाई जाती हैं। और इन आंत्रीय ग्रंथियां जो हैं इनसे आंत्र रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है बेटा, आंत्र रस का स्राव होता है। और ये जो आंत्र रस है इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जो हैं ये उपस्थित होती हैं। जो हमारी अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, इन आंतरिक ग्रंथियों से जो आंत्र रस का स्राव होता है उस आंत्र रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये पाचक एंजाइम अपने अपने स्तर पर भोजन का पाचन करती हैं। कौन से, आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम। अब देखिए बेटा, आंत्र रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं और वो भोजन के कौन कौन से अंश का पाचन करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो हम लेते हैं, वो आता है माल्टेज। माल्टेज ये एंजाइम है जो आंत्र रस में उपस्थित होता है। और माल्टेज जो है इसका कार्य है कि ये माल्टोज को, भोजन में उपस्थित जो माल्टोज है, शर्करा जो है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज को किस में परिवर्तित कर देता है बेटा, ग्लूकोज जो है उसमें परिवर्तित कर देता है। एंजाइम कौन सा है, माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में रूपांतरित कर देता है। ठीक है बेटा, अब लेते हैं दूसरा एंजाइम। दूसरा जो एंजाइम है वो आता है सुक्रेज। सुक्रेज ये दूसरा एंजाइम है। और सुक्रेज क्या करता है बेटा, देखिए सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को, सुक्रोज ये भी शर्करा होती है, इस सुक्रोज को ये ग्लूकोज में और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में रूपांतरित कर देता है। सुक्रेज जो है ये क्या करेगा,
सुक्रोज जो है उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है उसमें परिवर्तित कर देता है। ये दूसरा एंजाइम हो गया, पहला माल्टेज हो गया अपना, दूसरा क्या हो गया, सुक्रेज। तीसरा आता है बेटा लैक्टेज। तीसरा जो एंजाइम है वो है लैक्टेज। देखिए बेटा लैक्टेज जो है एंजाइम है ये किसका पाचन करेगा भाई, लैक्टोज का। लैक्टोज जो है उसका पाचन करता है और लैक्टोज जो है उसको बदल देता है ये ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज में और किस में बदल देगा बेटा, गैलेक्टोज में बदल देता है। और ये अपना हो गया तीसरा एंजाइम। तीसरा एंजाइम कौन सा है बेटा, लैक्टेज। और लैक्टेज किसका पाचन करेगा, लैक्टोज का, और लैक्टोज को किस में बदल देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में रूपांतरित कर देता है। ठीक है बेटा, ये तीसरा हो गया। चौथा एंजाइम, चौथा एंजाइम जो होता है वो होता है डाईपेप्टाइडेज। डाईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज। देखिए बेटा डाईपेप्टाइडेज जो एंजाइम है ये क्या कार्य करता है, ये डाईपेप्टाइड को, डाईपेप्टाइड जो है उस डाईपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल जो है उसमें रूपांतरित कर देता है। तो चौथा एंजाइम क्या हो गया बेटा अपना, डाईपेप्टाइडेज। और डाईपेप्टाइडेज किसका पाचन करेगा, डाईपेप्टाइड का पाचन करेगा। देखिए डाईपेप्टाइड आपने गृहिणी में बना था, डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड ये गृहिणी में बना था। और उसमें जो आंत्र रस है उसमें डाईपेप्टाइडेज, वो डाईपेप्टाइड का पाचन करके उसको किस में बदल देता है बेटा, एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो अपना पांचवा एंजाइम है उसको हम यहां लिखेंगे। पांचवा जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियोसाइडेज। यहां लिखते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम है ये अपना पांचवा एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड जो है उस न्यूक्लियोटाइड जो है उसको पेंटोज शर्करा में, पेंटोज शर्करा में एन या क्षारक यानी नाइट्रोजन क्षारक में और पी समूह यानी फॉस्फेट समूह में रूपांतरित कर देता है। यह है अपना पांचवा एंजाइम। पांचवा एंजाइम कौन सा है बेटा, न्यूक्लियोसाइडेज। और न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह में अलग कर देता है उसको। ठीक है बेटा, तो ये पांच एंजाइम हैं, ये पाए जाते हैं आंत्र रस में। और आंत्र रस का स्राव किससे होता है, आंत्रीय ग्रंथियों से। और आंत्रीय ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं, अग्र क्षुद्रांत में और क्षुद्रांत में। अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत और ग्रहणी किसके भाग होते हैं बेटा, छोटी आंत्र के भाग होते हैं। पांच एंजाइम हो गए, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइड को पेंटोज शर्करा, एन क्षारक, पी समूह में बदलेगा। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज, सुक्रोज जो है उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। और लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। और डाईपेप्टाइडेज जो है ये डाईपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये है अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत जो है इसमें भोजन का पाचन।
ठीक है बेटा, आपने मुख गुहा में भोजन का पाचन पढ़ा, जिसमें स्टार्च जो है उसका आंशिक पाचन होता है, जिससे माल्टोज बनता है। ठीक है बेटा, ग्रास नाल में किसी भी प्रकार का पाचन होता नहीं है। उसके बाद अमाशय जो है, इसमें आपने पढ़ा कि इसमें श्लेष्म होता है, जठर रस होता है, उसमें HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, जठरीय लाइपेज होता है, रेनिन होता है। उसके बाद ग्रहणी आती है, ग्रहणी में पित्त रस का स्राव होता है, जिसमें पित्त वर्णक और पित्त लवण उपस्थित होते हैं। अग्नाशय जो है, इससे अग्नाशय रस का स्राव होता है, और अग्नाशय रस में भी विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, जो हमने कल पढ़ लिए थे। ठीक है बेटा, तो अपना अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, भोजन का पाचन पूरी आहार नाल में हो गया है, यानी अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में अधिकांश भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। अब देखिए बेटा, भोजन का पाचन हो चुका है, आहार नाल में भोजन का पूरा पाचन हो गया है। अब जो पचित भोजन है, जो भी पाचक एंजाइम ने पचित भोजन बनाया है, अब इस पचित भोजन का अवशोषण होगा। पचित भोजन का क्या होगा बेटा? अवशोषण। और वो अवशोषण कैसे होता है इसको एक बार समझना। इसको एक बार मिटा देते हैं बेटा। हाँ बेटा, अब आता है अगला टॉपिक अपना पचित भोजन। पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण। भाई भोजन का जो पाचन हो गया है, अब उस पचित भोजन का अवशोषण होगा। अवशोषण कैसे होगा? यह अवशोषण किसे कहेंगे कि जो पचित भोजन है, इस पचित भोजन का रक्त में स्थानांतरण, पचित भोजन का रक्त में स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा? अवशोषण। भाई जो भोजन का पाचन हुआ है उस अब पचित भोजन का अवशोषण होगा। और अवशोषण का मतलब है वो भोजन किस में स्थानांतरित हो जाएगा? रक्त में स्थानांतरित हो जाएगा। और वही चीज क्या है? अवशोषण होती है। अब वो अवशोषण देखिए बेटा कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवशोषण की क्रिया जो है वो अमाशय से शुरू होती है। कहां से शुरू होगी बेटा? अमाशय से। अमाशय जो है इसमें जल, पचित भोजन में से जल और कुछ औषधियां जो हैं उनका अवशोषण होता है। अमाशय में किसका अवशोषण होगा बेटा? ये याद रखना है। ये जो अपना अमाशय है उसमें किसका अवशोषण होगा? जल और कुछ औषधियां जो है उनका ही अवशोषण होता है। किसमें? अमाशय में। ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर 2 पर लेते हैं। नंबर 2 पर आती है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र जो है इसमें भोजन के अधिकांश भाग का अवशोषण होता है। भोजन के अधिकांश भाग का अवशोषण कहां होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। अधिकांश जो अवशोषण है भोजन का वो कहां होगा? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या है? छोटी आंत का तीसरा भाग। पहला ग्रहणी, दूसरा अग्र क्षुद्रांत और तीसरा क्षुद्रांत, जिसमें भोजन का अधिकांश अवशोषण होता है। और क्षुद्रांत जो होती है इस पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्म अंकुर जो हैं ये पाए जाते हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में जब हमने डिफरेंस किया था, अंतर किया था, तो वहां पर सूक्ष्म अंकुर माइक्रोविलाई आई थी। तो ये माइक्रोविलाई सूक्ष्म अंकुर हैं, ये क्षुद्रांत पर पाए जाते हैं। और सूक्ष्म अंकुर क्षुद्रांत पर पाए जाने के कारण क्षुद्रांत का ये जैसे ये सूक्ष्म अंकुर हैं और इनके कारण जो आंत्र जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आंत्र जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है
ये बढ़ जाता है। आंत्र पर जो सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, इसके कारण आंत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण आंत्र की जो अवशोषण क्षमता है, सूक्ष्म अंकुर के कारण आंत्र की अवशोषण क्षमता 100 गुना तक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है बेटा? 100 गुना तक आंत्र की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। किसके कारण? सूक्ष्म अंकुर के कारण। सूक्ष्म अंकुर कहाँ मिलते हैं? क्षुद्रांत पर। भोजन का अधिकांश अवशोषण किसमें होता है? क्षुद्रांत में होता है, और क्षुद्रांत पर पाए जाते हैं सूक्ष्म अंकुर, जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जिसके कारण आंत्र की अवशोषण क्षमता 100 गुना बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, ये क्षुद्रांत होगी। नंबर 3 पर लेते हैं हम बड़ी आंत्र। देखिए बेटा, बड़ी आंत्र जो है, इसमें किसका अवशोषण होता है? बड़ी आंत्र में जल का और विटामिन के जो है उसका अवशोषण होता है। आमाशय में भी जल का अवशोषण हुआ था और कुछ औषधियों का अवशोषण हुआ था। बड़ी आंत्र जो है, इसमें जल का और विटामिन के जो है उसका अवशोषण होता है। भोजन का अधिकांश अवशोषण और पाचन हमेशा कहाँ होगा? क्षुद्रांत में। जल का अवशोषण आमाशय में भी होगा और बड़ी आंत्र में भी होगा। विटामिन के का अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत्र जो है इसमें होता है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए, जो पचित भोजन है उनका अवशोषण कैसे होता है, यानी किस रूप में उनका अवशोषण होता है। देखिए बेटा, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, एमिनो अम्ल है और वसीय अम्ल है। ये चीजें देखिए, बस समझना इनको बेटा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल जो हैं, इनका अवशोषण सक्रिय विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? सक्रिय विधि जो है उसके द्वारा। देखिए बेटा, सक्रिय विधि ये आपने पढ़ा है, सक्रिय परिवहन। याद करो, सक्रिय परिवहन पढ़ा था, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इनका परिवहन सक्रिय विधि के द्वारा होता है। साथ में विसरण विधि के द्वारा भी इनका अवशोषण होता है। सक्रिय विधि में तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और विसरण जो विधि होती है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। पदार्थ के अणु या आयन जो हैं, ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज का, एमिनो अम्ल का और वसीय अम्ल जो है, इनका अवशोषण सक्रिय विधि व विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, मैं थोड़ा इसको यहां लिख रहा हूं। ये तो इनका हो गया। उसके बाद बेटा देखिए, वसा जो है इसका अवशोषण जो है, एक तो वसीय अम्ल के रूप में होता है। किस रूप में? वसीय अम्ल के रूप में होता है। ग्लिसरॉल जो है उसके रूप में होता है, और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। वसा का जो अवशोषण होगा वो किस रूप में होगा बेटा? वसीय अम्ल के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। और इसमें पित्त लवण, वसा के अवशोषण में पित्त लवण जो हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वसा के अवशोषण में पित्त लवण जो हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा ये।
तो देखिए बेटा, हमने भोजन का अवशोषण पढ़ा। अमाशय में किसका अवशोषण होगा? जल का व कुछ औषधियों का। क्षुद्रांत में अधिकांश भोजन का अवशोषण होगा, क्योंकि क्षुद्रांत पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे और जिससे उसकी अवशोषण क्षमता 100 गुना हो जाती है। तो सबसे अधिक अवशोषण जो है वो क्षुद्रांत में होगा। बड़ी आंत्र जो होती है, जैसे ये बड़ी आंत्र है हमारी, इस बड़ी आंत्र में केवल जल और विटामिन के जो है उसका ही अवशोषण होता है। अवशोषण कैसे होगा? ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज का, एमिनो अम्ल का, वसीय अम्ल का जो अवशोषण है वो सक्रिय विधि और विसरण विधि के द्वारा होगा, जबकि वसा का जो अवशोषण है वो वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है, जिसमें पित्त लवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक बेटा, तो ये हो गया पचित भोजन का अवशोषण। कहां पर हो गया बेटा? क्षुद्रांत में हो गया। ठीक है, अब क्षुद्रांत कंप्लीट होते ही क्या आ जाएगी? बड़ी आंत। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत जो है इसको मिटा देता हूं बेटा मैं एक बार पूरा। ये हो गया अपना। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने लिया था मुख और मुखगुआ, उसके बाद हमने ग्रासनाल ली, ग्रासनाल के बाद अमाशय पढ़ा हमने, फिर ग्रहणी पढ़ी जिसमें यकृत भी पढ़ा, अग्नाशय भी पढ़ा, फिर अग्र क्षुद्रांत पढ़ा और क्षुद्रांत पढ़ा। अब क्या बच गया बेटा? अपना बड़ी आंत्र। तो अगला जो है टॉपिक अपना वो आता है बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र, देखिए बेटा, बड़ी आंत्र भोजन का पाचन व अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है। अब जो अपचित भोजन है, कौन सा भोजन? अपचित भोजन जो होता है, ये अपचित भोजन जो है अब छोटी आंत्र से किस में आएगा बेटा? बड़ी आंत्र में आता है। अपचित भोजन छोटी आंत्र से अब किस में आ गया? बड़ी आंत्र जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, बड़ी आंत्र में जो अपचित भोजन आता है, उस अपचित भोजन में से जल का अवशोषण कर लिया जाता है और विटामिन के जो है उसका भी अवशोषण कर लिया जाता है। जल का अवशोषण भी हो गया और विटामिन के जो है उसका भी अवशोषण हो गया, जो पहले भी बता दिया था। ठीक है बेटा, अब जो शेष भोजन, अपचित भोजन इसमें बचता है भाई, उसमें जल का अवशोषण कर लिया और किसका अवशोषण कर लिया? विटामिन के का। जो भोजन बचता है, अपचित भोजन बचता है, अपशिष्ट जो भोजन बचता है वो मल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा बेटा? मल। और ये मल जो है ये बड़ी आंत्र से होता हुआ मलाशय जो है उसमें एकत्रित कर दिया जाता है। किस में एकत्रित कर दिया जाता है? मलाशय में। कि भाई छोटी आंत्र से जो अपचित भोजन अब किस में आएगा? बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र में से अपचित भोजन में से जल और विटामिन के का क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण कर लिया जाएगा। और शेष जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो क्या कहलाएगा बेटा? मल। और इस मल को किस में एकत्रित कर दिया जाएगा? मलाशय में एकत्रित कर दिया जाएगा। और अब इस मलाशय में संचित मल को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा और वो क्रिया बहिर्निक्षेपण कहलाती है। वो क्रिया बहिर्निक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? बहिर्निक्षेपण। बहिर्निक्षेपण का मतलब मलाशय में संचित मल को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो बहिर्निक्षेपण कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई अपनी बड़ी आंत्र, जिसमें बड़ी आंत्र भी हमने पढ़ लिया, मलाशय भी पढ़ लिया और गुदा भी पढ़ लिया।
ठीक है बेटा। और आपने सबसे पहले मैंने यही बताया था कि आहार नाल जो है जो मुख से प्रारंभ होती है और कहां तक होती है, गुदा तक होती है। यहां तक समझ में आया बेटा अच्छे से? ठीक है बेटा। तो छोटी आंत्र से अब बड़ी आंत्र में आएगा, बड़ी आंत्र में जो मल है उसको मलाशय में एकत्रित कर दिया जाएगा और उस मल को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बेटा। अब बेटा इस चैप्टर में जो अपना लास्ट टॉपिक बचता है, क्योंकि हमने भोजन का पाचन भी पढ़ लिया, भोजन का अवशोषण भी पढ़ लिया और जो अपचित भोजन था उसे गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी अपना पाचन जो है ये पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे पाचन से संबंधित रोग या विकार। हमारा पाचन जो तंत्र है उससे संबंधित रोग या उससे संबंधित विकार कौन से हैं, ये हमें पढ़ने हैं कि भाई हमारा जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र से संबंधित रोग कौन से हैं और या विकार कौन से हैं, वो हमें एक एक करके पढ़ने हैं। ठीक है बेटा। तो हम जो है सबसे पहला जो विकार है वो लेते हैं और पहला विकार है पीलिया। यानी जोंडिक्स। देखिए बेटा, पीलिया जो रोग है ये यकृत से संबंधित है। पहले तो ये समझना आपने कि पीलिया रोग जो है वो किससे संबंधित है, यकृत यानी लीवर से संबंधित होता है। इस रोग में क्या होता है कि हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा और जो नेत्र होती है, उस नेत्र में पित्त लवण जमा होने लगते हैं। पित्त लवण जो है ये जमा होने लगते हैं, जिसके कारण नेत्र और त्वचा जो है ये पीली दिखाई देने लगती है, पीली हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसमें क्या जमा होने लग जाते हैं, पित्त लवण। तो पीलिया किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित होता है। क्या होता है इसमें, लक्षण क्या है भाई इस रोग के, कि त्वचा और नेत्र में पित्त लवण जमा होने के कारण ये जो भाग हैं वो पीले दिखाई देने लगते हैं। ठीक बेटा, तो ये पहला विकार हो गया पीलिया। अब दूसरा विकार लेते हैं इसमें वमन। वमन जो है इसको आप कह सकते हैं उल्टी। वोमिटिंग या उल्टी जो है वो क्रिया वमन कहलाती है। देख बेटा, वमन क्या है कि आमाशय में उपस्थित जो भोजन है, इस भोजन का मुख के द्वारा शरीर से बाहर आने की क्रिया। हमारा जो आमाशय है, इस आमाशय में जो भोजन संचित होता है, अगर वो किसी कारण भोजन हमारे मुख के द्वारा बाहर आता है तो वो स्थिति वमन कहलाती है। वमन जो है इसका नियंत्रण मेंडुला में उपस्थित वमन केंद्र करता है। इसका नियंत्रण मेंडुला आंवला गेटा आपने पढ़ा होगा, मस्तिष्क का एक भाग होता है, इसमें उपस्थित वमन केंद्र है। ये वमन केंद्र जो है ये वमन की क्रिया पर नियंत्रण करता है। वमन किसे कहोगे, आमाशय में संचित भोजन का मुख द्वारा शरीर से बाहर आना वमन कहलाता है। यह कह सकते हैं उल्टी जिसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा विकार हो गया। तीसरा विकार लेते हैं प्रवाहिका। देखिए बेटा, प्रवाहिका जो है, प्रवाहिका का मतलब होता है दस्त। जैसे दस्त लग जाते हैं तो वो स्थिति प्रवाहिका कहलाती है। भाई प्रवाहिका किसे कहेंगे कि आंत्र में उपस्थित अपचित भोजन, आंत्र में उपस्थित जो अपचित भोजन है
उसका द्रवित अवस्था में गुदा के द्वारा बाहर आना। आंत्र, जो हमारी आंत्र होती है, इस आंत्र में जो अपचित भोजन है उसका द्रवित अवस्था में गुदा के द्वारा बाहर आना क्या कहलाता है? प्रवाहिका कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या चीज होगी? तीसरा अपना प्रवाहिका हो गया। प्रवाहिका के बाद नंबर 4 पर आता है कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता, देखिए बेटा, कोष्ठबद्धता जो होती है, जिसे हम सामान्यतः कब्ज बोलते हैं। कोष्ठबद्धता का मतलब क्या है? कब्ज। और कब्ज क्या होती है कि इसमें बड़ी आंत्र में जो मल है, बड़ी आंत्र में उपस्थित मल जो है, ये जल की कमी के कारण मल जो है ये बड़ी आंत्र में ही रुक जाता है। बड़ी आंत्र में मल का रुकना क्या कहलाता है? कोष्ठबद्धता कहलाता है। भाई, जल की कमी होने के कारण या किसी अन्य के कारण जो मल है वो बड़ी आंत्र में ही रुक जाता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? कोष्ठबद्धता कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये कोष्ठबद्धता हो गया। नंबर 5 है अपच। अपच का मतलब होता है भोजन का न पचना। भाई, किसी कारण हमारी आंत्र में अगर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है तो वो क्रिया अपच कहलाती है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होगा तो वो स्थिति अपच कहलाती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस होता है। भाई, भोजन का पाचन नहीं होगा तो पेट भरा भरा जो है ये चीज महसूस होगी। और अपच क्यों हो जाती है कि कई बार क्या होता है, अधिक भोजन खाने से या अधिक मसालेदार भोजन करने से अपच होती है, या एंजाइम जो है उनका पूर्ण रूप से स्राव न होने के कारण, यानी एंजाइमों का कम स्राव होता है, उस स्थिति में अपच होगी। क्योंकि ये पाचक एंजाइम जो आपने पढ़े उनका स्राव कम होगा तो भोजन का पाचन कम होगा। कई बार अधिक खाने से भी भोजन का पाचन नहीं होता है, या कई बार मसालेदार खाने से भी भोजन का पाचन नहीं होता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है बेटा? अपच कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये 5 विकार, अभी 2 विकार और बच रहे हैं। पहला हमने पीलिया पढ़ा, जो यकृत से संबंधित है, त्वचा नेत्र पीले हो जाते हैं। वमन, आमाशय में उपस्थित भोजन का मुख के द्वारा बाहर आना। प्रवाहिका, आंत्र में अपचित भोजन का द्रवित रूप में गुदा के द्वारा बाहर आना। कोष्ठबद्धता की बड़ी आंत्र में मल का रुक जाना कोष्ठबद्धता कहलाता है। अपच यानी जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो कितने हो गए? ये 5 विकार हो गए। अब हम 2 विकार और पढ़ते हैं जो थोड़े से अलग हैं। ये 2 विकार और बच गए बेटा अपने। और अब हम 5वां विकार हो गया। छठा विकार लेते हैं मरासमस। छठा जो विकार है वो है मरासमस। मरासमस, देखिए बेटा, मरासमस जो है ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। अगर शरीर में प्रोटीन की और कैलोरी की लगातार दोनों की कमी हो जाती है तो मरासमस रोग उत्पन्न होता है। और ये मरासमस रोग जो है ये 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी से मरासमस रोग होता है। ठीक बेटा, मरासमस रोग जो है इसके लक्षण क्या हैं? इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है इसके हाथ और पैर जो है
ये बहुत अधिक पतले हो जाते हैं। हाथ और पैर जो हैं ये बहुत अधिक पतले हो जाते हैं। साथ में जो त्वचा होती है ये त्वचा पतली हो जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। पतली हो जाती है और कैसी हो जाती है? झुर्रीदार हो जाती है। हाथ पैर पतले हो जाते हैं, त्वचा पतली व झुर्रीदार हो जाती है। साथ में ही इस रोग में क्या होता है कि मस्तिष्क का विकास न होने के कारण जो बच्चा होता है ये मंद बुद्धि होता है। बच्चा कैसा होता है? मंद बुद्धि होता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास नहीं होता है। तो ये रोग कौन सा है बेटा? मरासमस रोग है ये। ठीक है बेटा। मरासमस रोग के बाद अब जो अंतिम रोग है वो है सातवां है क्वासिओर कर। देखिए बेटा, क्वासिओर कर रोग जो है ये मरासमस रोग के समान ही रोग है ये। और इस रोग में शरीर में जो प्रोटीन जो है उसकी अत्यधिक कमी होने से ये रोग होता है। शरीर में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा। ये रोग भी 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें ये रोग होता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में ये रोग होता है। ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। क्वासिओर कर जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये होता है। ठीक है बेटा। इस रोग में जो मांसपेशियां जो होती हैं ये मांसपेशियां लटकने लग जाती हैं। मांसपेशियां ये लटकने लग जाती हैं। साथ में हाथ और पैर जो हैं ये पतले हो जाते हैं। लगभग वही लक्षण इसमें होते हैं। ठीक है बेटा। साथ में जो त्वचा है ये पतली व झुर्रीदार हो जाती है। जो बच्चा है उसकी वृद्धि रुक जाती है और मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। लगभग वही लक्षण है इसमें कि मांसपेशियां लटकने लग जाती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, त्वचा पतली और झुर्रीदार हो जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास इसमें नहीं होता है। तो ये हैं पाचन से संबंधित रोग या विकार। याद रहेंगे बेटा। पीलिया, वमन, प्रवाहिका, कोष्ठबद्धता, अपच, मरासमस और क्वासिओर कर, ये रोग जो हैं ये पाचन से संबंधित विकार हैं। ठीक है बेटा। तो ये अपना 16वां जो चैप्टर है पाचन व अवशोषण, जिसमें हमने भोजन का पहले पाचन पढ़ा, फिर उसका अवशोषण पढ़ा और फिर पाचन से संबंधित जो रोग हैं वो पढ़े। ठीक है बेटा। तो ये अपना 16वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।